नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों भारतीय संविधान की विशेषताएं। पिछली वीडियो में हमने किया भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के अंदर जो रियासतें थी उनका विलय किस प्रकार से हुआ, कौन कौन सी रियासत थी उनका विलय, उन सबसे संबंधित प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किए थे बच्चों। तो आज हम करेंगे बच्चों भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या हैं। कई बार इसमें से भी प्रश्न आ जाता है बच्चों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है। तो देखें बच्चों, नंबर 1 जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1 है बच्चों लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान। जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है बच्चों। भारतीय संविधान के अंदर जो मूल संविधान था उसके अंदर मूल संविधान के अंदर भारतीय संविधान के अंदर जो मूल संविधान लिखा गया उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे जो विश्व में सबसे अधिक हैं बच्चों। 8 अनुसूचियाँ उस समय बनाई गई थी बच्चों उसके अंदर, और जो भाग थे उस समय भागों की जो संख्या थी बच्चों वो थी 22। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, तो आप कहेंगे बच्चों 395, 8 और 22। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया जाता है बच्चों कि कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या जो बढ़कर है वो लगभग 447 हो चुकी है बच्चों। लेकिन ये 395 अनुच्छेद के अंतर्गत ही आते हैं बच्चों, ये भी ध्यान में रहे, इन्हीं के अंदर इनको एडजस्ट किया गया है। वैसे 447 है। उसके बाद जो अनुच्छेद जो हमारे 8 अनुसूचियां थी उस समय, इस समय अनुसूचियां 8 नहीं रही बच्चों। अब कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12। भाग इस समय कितने हो चुके हैं बच्चों? 25। देखो 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है इसमें बच्चों, क्या कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। देखो गलती मत कर देना बच्चों, प्रश्न ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो आप 395, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आप 8 लिखेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आता है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो वर्तमान में कितनी हैं बच्चों? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां तो फिर आप क्या कहेंगे? 8। अगर मूल शब्द लिखा मिलता है तो ध्यान रहे 8, और अगर कहता है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं या वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आप 12 आंसर देंगे। दोनों को याद रखना। जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है बच्चों। ये भी इसकी एक विशेषता है कि सारा कुछ लिखित में दिया गया है, हर नियम कैसे देश को चलाना है, और विश्व का सबसे बड़ा भी है। यूएसए के जो संविधान है उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं बच्चों, याद रखना। यूएसए में केवल 7 अनुच्छेद में ही पूरा संविधान वर्णित किया गया है, जबकि भारत में 395 अनुच्छेद बनाए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, आप भी कहेंगे, सभी कहेंगे ये बात कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है बच्चों जी, और लिखित है। दूसरी जो विशेषता है बच्चों वो क्या है कि भारत का संविधान है जो निर्मित है, अर्थात लिखा गया है, निर्मित संविधान है, निर्माण किया गया है भारतीय संविधान का। किसके द्वारा निर्माण किया गया बच्चों? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था बच्चों। संविधान सभा के लिए कई बार प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कितने सदस्य निश्चित किए गए थे तो 389 सदस्य बच्चों। अगर पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कितने सदस्य निश्चित किए गए थे तो आपका आंसर होगा बच्चों 389। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था तो प्रथम बैठक में जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अंदर बच्चों 207 सदस्यों ने भाग लिया था। क्यों? मुस्लिम लीग द्वारा और देशी रियासतों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। अगर प्रश्न आता है मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, मुस्लिम लीग के
बहिष्कार के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ये एक अलग प्रश्न बनता है बच्चों। 324। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद सदस्यों की संख्या थी जो वो 324 रह गई थी बच्चों। लेकिन जब भारत अलग हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के अंदर जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई वो 299 की गई। ये अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं बच्चों कि जो संविधान सभा, जैसा मैंने बताया आपको कि निर्मित है किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। 15 अगस्त 1947 को 299 सदस्य थे। जो पहली मीटिंग में भाग लिया वो 207 सदस्य ने लिया जी। इसके ऊपर हस्ताक्षर जो किए गए बच्चों, हस्ताक्षर कितने सदस्यों के द्वारा किए गए थे? 284 सदस्यों के द्वारा। बाकी सदस्य जो 15 सदस्य थे किसी कारण से नहीं आ पाए थे, यानी उस दिन एब्सेंट थे बच्चों, जिस दिन ये लास्ट मीटिंग हुई थी। लेकिन ये भी ध्यान रहे, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि जो संविधान सभा थी उसके अंदर महिला सदस्य कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिलाएं थी बच्चों। जो पहली बैठक हुई थी उसके अंदर केवल 15 में से 9 महिलाओं ने भाग लिया था बच्चों। 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और इससे भी अलग प्रश्न एक और बनता है बच्चों, क्या जो 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, उनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जो मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला वो कौन थी बच्चों? वो थी बेगम रसूल। बेगम रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा के अंदर शामिल हुई थी। बेगम रसूल बच्चों, ये भी याद रखना। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर को ही इसके लगभग कुछ नियम उसी दिन लागू कर दिए गए थे, जैसे नागरिकता, राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 324, निर्वाचन प्रणाली, अंतरिम संसद, अंतरिम राष्ट्रपति। इस प्रकार के कुछ नियम उसी दिन लागू कर दिए गए थे। अगर प्रश्न आता है बच्चों 26 नवंबर को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। कई जगह पर बुकों में लिखा हुआ है 15, लेकिन आप याद रखना बच्चों 16 अनुच्छेद 26 नवंबर को ही प्रभावी हो गए थे। बाकी संविधान आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन ये 16 प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली विशेषता है बच्चों गणतंत्र देश। जो भारत है यह एक गणतंत्र देश है, ये आप सभी को पता है, गणतंत्र है। तो देखो बच्चों, लेकिन गणतंत्र के बारे में जो प्रश्न बनता है वो क्या है? हो सकता है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत एक गणतंत्र देश है। किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत एक गणतंत्र देश है? तो बच्चों एक बात याद रखना, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भारत एक गणतंत्र देश है। तो फिर हम क्यों माने इसको गणतंत्र देश? याद रखना, प्रस्तावना यानी उद्देशिका के अंदर ये शब्द लिखा हुआ है कि भारत एक गणतंत्र देश है। अगर पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह प्रस्तावना के अंदर या उद्देशिका के अंदर बच्चों लिखा हुआ है कि भारत एक गणतंत्र देश है। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक कहीं भी यह वर्णित नहीं है कि भारत एक गणतंत्र देश है, केवल संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अगली विशेषता है उधार का संविधान। भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा गया है। कुछ लोगों ने इसको चोरी का संविधान भी कहा है बच्चों जी। तो देखें, आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ बच्चों कि जब इस बात के ऊपर बहस हुई थी संविधान सभा में, जब इसको उधार का संविधान किया गया और चोरी का संविधान कहा गया, तो उस समय आधुनिक भारत के मनु, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी संविधान सभा में भाषण देते हुए, चर्चा के दौरान, बहस के दौरान। उन्होंने कहा था किसी भी ग्रंथ से, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से या अन्य ग्रंथ से अच्छी बातों का ग्रहण करना कोई किसी भी इतिहास की चोरी नहीं है। किसी भी पुस्तक की, किसी भी साहित्य की चोरी नहीं है।
भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि किसी भी साहित्य से, किसी भी ग्रंथ से अच्छी बातों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं होती, क्योंकि हम अपने इतिहास को देखकर ही अच्छी चीज़ें बना पाते हैं कि किसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है। तो ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन कुछ लोग इसको फिर भी कहते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का संविधान है, क्योंकि इसके अंदर जो संविधान के अंदर हमारे अलग अलग नियम दिए गए हैं वो अलग अलग देशों से दिए गए हैं। आप सभी को पता है भारतीय संविधान, अगर कहा जाए भारतीय संविधान बनाने से पहले कितने देशों का संविधान पढ़ा गया था भारतीय संविधान सभा के द्वारा। देखो बच्चों, भारत का संविधान निर्माण करने से पूर्व संविधान सभा द्वारा लगभग कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था? तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तब जाके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और उस भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे अधिक चीज़ें ली गई थी, अब ये भी प्रश्न बनता है बच्चों, एग्जाम के अंदर बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है एक, कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, या भारतीय संविधान में सबसे अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, या भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चों, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना बच्चों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो एक्ट 1935 है, अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके बाद दूसरा जो सबसे अधिक प्रभाव है वो इंग्लैंड के संविधान का है, क्योंकि इंग्लैंड ने हम पर लगभग 350 वर्ष तक राज किया है बच्चों, तो उनका प्रभाव होना नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है जी। तो 1935 के संविधान, अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप याद रखें बच्चों, क्या है? एक्ट 1935। कितने देशों के संविधान पढ़े गए? लगभग 60 देशों के संविधान पढ़े गए संविधान सभा के द्वारा। दूसरा सबसे अधिक प्रभाव है जो वो इंग्लैंड के संविधान का है बच्चों जी। अब देखें, प्रभुत्व संपन्न, अगला शब्द है प्रभुत्व संपन्न, की जो भारत है एक प्रभुत्व संपन्न देश है। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ऐसा देश जिस पर किसी भी बाह्य देश का अधिकार ना हो, ऐसा देश जिस पर किसी भी बाह्य देश का नियंत्रण ना हो, यानी वो अपनी विदेश नीतियाँ, सारा कुछ, अपना संविधान, सब कुछ स्वयं निर्मित करता है, उसे प्रभुत्व संपन्न देश बोलते हैं। ऐसा देश जिस पर किसी भी बाह्य देश का किसी प्रकार का भी नियंत्रण न हो, वो प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है। उसके बाद है बच्चों लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य यानी ऐसी व्यवस्था, लोकतंत्र का अर्थ है बच्चों लोगों का तंत्र, तंत्र का मतलब सरकार, जहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाए। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। तो लोकतांत्रिक राज्य है भारत में, यहाँ पर जो ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार का पूरा अधिकार जनता में निहित हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार का पूरा अधिकार जनता में निहित हो, क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कहलाती है बच्चों। अगला है पंथ निरपेक्ष, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है बच्चों कि भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, ना ही तो वो एक धर्म को संरक्षण देता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का विरोध करता है, क्योंकि भारत एक बहुधर्मी देश है। इसके अंदर बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, सभी मिलजुल कर बड़े भाईचारे से रहते हैं बच्चों। ये बात अलग है, कुछ असामाजिक तत्व अपने राजनीतिक या दूसरे लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए उनको आपस में कई बार भड़काते हैं। जैसे अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के अंदर भड़काया था बच्चों लोगों को आपस में, जबकि हम सभी मिलकर रहते हैं इस देश के अंदर और बहुधर्मी देश है भारत। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ यही होता है बच्चों कि जिसमें सरकार का कोई धर्म न हो। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है बच्चों? जिसमें सरकार का कोई धर्म न हो, सरकार किसी भी धर्म का समर्थन ना करती हो और ना ही किसी धर्म का विरोध करती हो। यह शब्द जो पंथ निरपेक्ष शब्द है प्रस्तावना में जो जोड़ा गया था बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया।
42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में कब और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आगे है समाजवादी। भारत एक समाजवादी राज्य है, समाजवादी देश की स्थापना करना चाहता है, यानी समाज के हित में हो। समाजवादी का अर्थ है बच्चों जहां पर पूंजी का वितरण समान रूप से लोगों के अंदर किया जाए, सबके हित के लिए किया जाए, न कि किसी एक व्यक्ति के हित के लिए किया जाए, कुछ व्यक्तियों के हित के लिए किया जाए, बल्कि पूरे समाज के लिए किया जाए, उसको बोलते हैं समाजवादी राष्ट्र। जिसमें पूंजी का वितरण, हस्तांतरण सभी लोगों में समान रूप से किया जाए, उनकी योग्यता के अनुसार, न कि कुछ लोगों के अनुसार, कुछ लोगों के हाथ में नहीं होता बल्कि सभी लोगों के हाथ में होता है। इसके बाद है बच्चों समाजवादी के बाद स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका के लिए न्यायपालिका के जो सदस्य हैं उनका चुनाव, उनका चयन, सब कुछ संविधान सभा ने उसका वर्णन कर रखा है संविधान के अंदर। और ये सरकार के हाथ में नहीं होती न्यायपालिका, संविधान के अकॉर्डिंग इनके सदस्यों का चुनाव होता है, इसलिए इनके ऊपर सरकार का कोई दबाव नहीं होता और निष्पक्ष निर्णय दे पाती है अपनी न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका का निर्माण संसद के द्वारा या उसके चुने हुए सदस्यों के द्वारा होगा, सरकार के द्वारा होगा, तो वो उनके नियंत्रण में रहेगी। लेकिन भारतीय संविधान में साफ लिखा हुआ है जो न्यायपालिका के सदस्य हैं उनका चुनाव संविधान के अनुसार होता है, न कि सरकार के अनुसार। तो बच्चों याद रखना, स्वतंत्र न्यायपालिका है जिस पर सरकार का कोई खास प्रभाव नहीं होता। उसके बाद है बच्चों संसदीय पद्धति। संसदीय पद्धति अपनाई गई है भारत के अंदर। संसदीय पद्धति क्या है देखें। संसदीय पद्धति का अर्थ है भारत के अंदर संसद के नियम चलते हैं। आपको पता है संसदीय पद्धति भारत के अंदर अपनाई गई है और ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय पद्धति का नियम, इसमें सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका नम्य और अनम्य का अर्थ है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, यानी साधारण बहुमत से, और कुछ के अंदर विशेष बहुमत से। संशोधन कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन से अनुच्छेद में दिया है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में हम केवल विशेषताएं बता रहे हैं। तो नम्य है, अनम्य है, यानी आसानी से भी किया जा सकता है और मुश्किल से भी होता है। केंद्राभिमुख, यानी कि केंद्राभिमुख का अर्थ है बच्चों वैसे तो भारत एक संघात्मक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में केंद्राभिमुख भी हो जाता है, यानी सारी सत्ता, सारी पावर केंद्र के हाथ में चली जाती है। विषम परिस्थितियाँ, यानी जब भी आपातकाल जैसी विषम परिस्थिति आती है तो केंद्राभिमुख हो जाता है। वैसे भारत एक संघात्मक राज्य है बच्चों, संघात्मक देश है भारत, लेकिन विषम परिस्थितियों में ये क्या हो जाता है? केंद्राभिमुख हो जाता है। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, भारत में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है जिसकी आयु 18 वर्ष हो। वर्तमान में ये 18 वर्ष किया गया है बच्चों, 61वें संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था जो 18 वर्ष की गई। इसकी वयस्क मताधिकार की आयु है जो बच्चों 18 वर्ष की गई। कौन से? 61वें संशोधन के द्वारा। उससे पहले जो ये एज थी बच्चों वो कितनी थी? 61वें संशोधन से पहले क्या थी? 21 वर्ष थी बच्चों। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संशोधन के द्वारा ये आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब जब बात चली है मताधिकार की तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार प्रश्न आता है महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार देने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले बच्चों महिलाओं को जो मताधिकार दिया था, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिलाओं को मताधिकार दे दिया था। 1893 में 19 सितंबर 1893 को इन्होंने मताधिकार प्राप्त किया था, नियम पास किया था। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जहां पर सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे विश्व में मताधिकार मिलता रहा महिलाओं को।
भारत में जो 1935 में मताधिकार था बच्चों, ये भी ध्यान रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो 1935 में भारत के अंदर मताधिकार प्राप्त था वो केवल 13% लोगों को प्राप्त था। 1935 में भारत के अंदर जो 21 वर्ष से बड़े व्यक्ति थे उनमें से केवल 13% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। ये बात भी याद रखना बच्चों। ये 13% लोग कौन थे? ये ऐसे लोग थे जो साधन संपन्न थे, समृद्ध थे, जिनके पास पैसा अधिक था, श्रेष्ठ वर्ग में जिनकी गिनती होती थी, और ऐसे लोग जिनको जो सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के जो पक्ष में रहते थे, लगभग उनकी बात मानते थे। ऐसे 13% लोगों को उस समय वोट का अधिकार दिया गया था बच्चों। ये बात भी यहाँ पर याद रखना। एकल नागरिकता, भारत एक संघात्मक देश है, उसके बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है बच्चों। दोहरी नागरिकता बहुत से देशों में है लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। विदेशी तत्वों का समावेश वो हम आपको बता चुके हैं पहले ही बच्चों कि भारत का संविधान 60 देशों का संविधान पढ़कर बनाया गया था। उनमें अलग अलग जो महत्वपूर्ण तत्व थे वो हमने ले लिए थे, अंबेडकर जी ने उसको बताया था कैसे। मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान का बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है बच्चों मूल कर्तव्य। ये इसके बारे में एक प्रश्न आता है, क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे? नहीं, इनको बाद में जोड़ा गया था बच्चों। जो मूल कर्तव्य थे वो मूल संविधान में नहीं थे बल्कि 42वें संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था बच्चों। मूल कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, ये याद रखना। तो ये थी बच्चों संविधान की कुछ विशेषताएं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है संविधान की विशेषताओं से संबंधित कोई आपका प्रश्न बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें या व्हाट्सएप करें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। और तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना। जब तक अगला वीडियो नहीं आता 1 बार 2 बार 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज करो ताकि संविधान की विशेषताओं से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो गलत ना हो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना बस। इसके बाद की जो हमारी कक्षा होगी उसके अंदर हम बच्चों करेंगे संविधान के स्रोत अगली वीडियो के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।